आज से उदयपुर में आयोजित हो रही G20 शेरपा बैठक की तैयारियां पूरी। 4 दिवसीय बैठक की भारतीय शेरपा अमिताभ कांत करेंगे अध्यक्षता। यूरोपीय संघ और विशेष आमंत्रित देशों के प्रतिनिधि ले रहे हैं हिस्सा। दिल्ली नगर निगम के 250 वार्ड के लिए मतदान जारी। 1349 उम्मीदवारों की चुनावी किस्मत का होगा फैसला। बुधवार को होगी मतगणना। गुजरात में दूसरे चरण की 93 सीटों पर कल होगा मतदान। 61 राजनीतिक दलों के 833 उम्मीदवार चुनावी मैदान में। नतीजे 8 दिसंबर को होंगे घोषित। इक्यावनवां नौसेना दिवस आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बधाई। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार, सीडीएस जनरल अनिल चौहान, आईएएफ प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी और वाइस आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल बीएस राजू ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। और फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से हराया, जबकि नीदरलैंड ने अमेरिका को 3-1 से किया पराजित। आज होने वाले मुकाबलों में फ्रांस की पोलैंड से तो वहीं इंग्लैंड और सेनेगल होंगे आमने सामने। नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा और सबसे पहले हम बात करेंगे G20 की। भारत की अध्यक्षता में पहली G20 शेरपा बैठक आज से राजस्थान के उदयपुर में आयोजित हो रही है। 4 दिन की इस बैठक की अध्यक्षता भारतीय शेरपा अमिताभ कांत करने वाले हैं। बैठक में यूरोपीय संघ और 9 विशेष आमंत्रित देशों समेत 19 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। G20 शेरपा बैठक उदयपुर को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में प्रचारित करने में सहायक होगी। भारत ने इस महीने की 1 तारीख को G20 समूह की अध्यक्षता संभाली थी। मेजबान देश के रूप में भारत अगले साल नई दिल्ली में होने वाली G20 शिखर बैठक की कार्यसूची तय करेगा। G20 समूह वैश्विक सकल उत्पाद के लगभग 85% भाग, विश्व जनसंख्या की 2/3 आबादी और वैश्विक व्यापार के 75% से अधिक भाग का प्रतिनिधित्व करता है। दिल्ली नगर निगम के 250 वार्डों के लिए मतदान इस वक्त जारी है। मतदान शाम 5:30 बजे तक जारी रहेगा। नगर निगम चुनावों की मतगणना बुधवार को होगी। 250 वार्डों में से 104 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। एमसीडी चुनाव के लिए 709 महिला और 640 पुरुष उम्मीदवारों सहित कुल 1349 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों ने 250 उम्मीदवार खड़े किए हैं, जबकि कांग्रेस केवल 247 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, क्योंकि उसके 3 नामांकन रद्द हो गए हैं। दिल्ली राज्य निर्वाचन आयोग ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। दिल्ली नगर निगम चुनाव में 1.46 करोड़ से अधिक मतदाता उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कर रहे हैं। राज्य चुनाव आयोग ने 13,665 मतदान केंद्र बनाए हैं, जिनमें से 3,360 संवेदनशील हैं। 68 मॉडल और 68 पिंक पोलिंग स्टेशन स्थापित किए गए हैं। पिंक पोलिंग स्टेशन का संचालन पूरी तरह से महिला कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है। एमसीडी चुनाव को ध्यान में रखते हुए मेट्रो के समय में भी आज बदलाव किया गया था। और दिल्ली एमसीडी चुनाव में सुबह से ही भारी संख्या में अपने मताधिकार का लोग प्रयोग कर रहे हैं। भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कृष्णानगर में मतदान किया। वहीं केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वहीं भाजपा नेता और दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने वेस्ट पटेल नगर में मतदान किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने परिवार के साथ मतदान किया। वहीं कांग्रेस महासचिव अजय माकन ने भी अपनी मां के साथ वोट देने मतदान केंद्र पहुंचे। और एमसीडी के
250 वार्डों के लिए मतदान जारी है। निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए 40,000 दिल्ली पुलिसकर्मी, 20,000 होमगार्ड, अर्धसैनिक और राज्य सशस्त्र पुलिस बलों की 108 कंपनियों को तैनात किया गया है। दिल्ली पुलिस निगरानी के लिए ड्रोन का भी इस्तेमाल कर रही है। ये तस्वीरें उत्तरी दिल्ली पुलिस स्टेशन कोतवाली और सब्जी मंडी की है। और दिल्ली एमसीडी चुनाव का हिस्सा बन रहे मतदाताओं से हमारे सहयोगी गिरीश निशाना ने खास बातचीत की। दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए 250 वार्डों के लिए सुबह 8 बजे से मतदान आरंभ हो चुका है। कई मतदाता ऐसे हैं जो पहली बार वोट करके आए हैं। कैसा लग रहा है वोट डाल के आए हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, ये मेरा फर्स्ट वोट है। आप क्या कहेंगे सर? जी, हमारा मताधिकार हमारा दायित्व है, हमारा अधिकार है। सबसे पहले उठते ही हम वोट देने के लिए आए हैं। अब साफ स्वच्छ छवि के लिए, अपने क्षेत्र को चमकाने के लिए हमने एक कैंडिडेट को वोट किया है। किस तरह के लिए आज वोट डाल कर आए हैं आप? हमारा ये पहली बात तो अधिकार है, दूसरा हमारे क्षेत्र में विकास हो, इसलिए हम वोट डाले हैं। हमारे वोट तो अच्छी पार्टी के लिए है, जो अच्छा काम करेगा उसे वोट देंगे। दिया है हमने, जो हमारे लिए बेहतर है। 6 उम्मीदवार खड़े हुए हैं, उनको चुनने के लिए आए हुए और जो अपना जो हक है, जो अपना जो है वोटर का हक है वो अदा करने के लिए यहाँ पर मतलब मैं आया। दिल्ली नगर निगम चुनाव में मतदान को लेकर दिल्ली के वोटर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं, मानो लोकतंत्र के इस पर्व में हर कोई भागीदारी बनना चाहता हो। कैमरामैन आरके के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और दिल्ली के बाद बात गुजरात चुनाव की। गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए कल मतदान होगा। इस चरण में उत्तर और मध्य गुजरात के 14 जिलों की 93 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इसके लिए 833 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जिनमें 69 महिला प्रत्याशी हैं। इनमें से 13 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व सीटें हैं और 6 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। इस चरण में कुल मतदाता 2,51,58,730 हैं, जिनमें से पुरुष मतदाता 1,29,26,26,501 हैं। वहीं महिला मतदाता 1,22,31,335 हैं और अन्य मतदाता 894 हैं। मतदान के लिए 26,409 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मतदान कर्मचारियों की संख्या 1,13,325 है। इस चरण में अहमदाबाद, वडोदरा, मेहसाणा, गांधीनगर और पाटन जैसे प्रमुख जिलों में मतदान होना है। इस चरण में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, राज्य के 7 मंत्रियों और भाजपा के हार्दिक पटेल और अल्पेश ठाकुर जैसे नेताओं के किस्मत का फैसला होगा। इनके अलावा कांग्रेस के सुखराम राठवा और जिग्नेश मवाणी और आम आदमी पार्टी के भरत सिंह वाखला और भेमा भाई चौधरी भी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। नर हो या फिर नारी, लोकतंत्र में सबकी हो भागीदारी, लेकिन एक कम्युनिटी, एक समुदाय ऐसे है जो कि न तो नर है और न ही नारी। इन्हें हम थर्ड जेंडर के तौर पर बुलाते हैं। वडोदरा के समुदाय के किस तरह के मुद्दे हैं और क्या सोच रहे हैं वो लोग अपने राजनेताओं से, इस पर बातचीत की हमारे सहयोगी नीरज सिंह ने। नर हो या नारी, लोकतंत्र में सबकी भागीदारी, लेकिन एक ऐसी कम्युनिटी भी है जो न नर है और ना नारी है, और वो है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। बड़ौदा की ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के बीच में हम यहाँ पर पहुँचे हैं और लोकतंत्र में एक एक वोट है, उसकी एक वैल्यू है और यही कारण है कि ये लोग भी घरों से निकलते हैं और मतदान केंद्रों पर पहुँचते हैं। किस तरह के इश्यूज आप लोगों के रहते हैं? चुनाव भी चल रहा है और आप लोग क्या चाहते हैं सरकार आपके लिए क्या करे? क्योंकि जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है उसको कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, तो आप लोगों के किस तरह के इश्यूज हैं? सरकार श्री ने तो मेरी एक ही अपील है कि जैसे पूरी जनता को संभाल सकते हैं, प्लीज हमारे वेंडर समाज को खूब आदर मान सम्मान करते हैं सबको। क्या सोच के जब आप निकलते हैं घरों से तो क्या सोच के वोट देते हैं? जो भी नेता चुनते हैं दिमाग में क्या रहता है कि क्या कैसे काम कर रहा है वो, उस आधार पे आप चुने? हाँ, मैं तो ऐसे घर से निकलती हूँ और जनता को ऐसे बनाती हूँ और मेरे शहर की जनता जो मैं विस्तार में रहती हूँ इनकी सबको मैं ऐसे बोलती हूँ, अपना वोट है, अपना अधिकार है, अपना देश के नागरिक हैं
આપણે क्यों अभी किसकी ऐसी समस्या होती है, हम बीमार हैं, हम अच्छा नहीं लगता है, क्या वोट देने जाने का, ऐसा नहीं करने का पूरी जनता को मैं ऐसा सिखा रही हूँ। किस तरह के जैसे इश्यूज रहते हैं जिन पे ध्यान सरकार दे? उन्होंने बोला है कि भाई कुछ काम हुए, कुछ काम और भी होने चाहिए, तो आपको क्या लगता है कौन कौन से काम और होने चाहिए और आप अपने नेताओं से चाहते हैं कि भाई ये काम करे वो? हमारी तो इतनी मांगनी है कि अच्छे काम हो रहे हैं, स्वच्छता के काम हो रहे हैं, साफ सफाई के काम हो रहे हैं वडोदरा शहर में। आप लोगों के लिए कुछ हुआ है? आप लोगों के लिए सबसे अच्छा तो हम ये जानते हैं कि झूपड़पट्टी हटा के अच्छे मकान दिए उन्होंने। आप लोग जब जैसे बाहर निकलते हैं, घरों से बाहर जाते हैं, किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और कितना बदलाव धीरे धीरे लाइफ में आ रहा है? हमारे किन्नर में तो ऐसा कुछ नहीं देखते हैं, सब अच्छे से आदर से बुलाते हैं, सब अच्छे से पैर छूते हैं, सब मासी लोगों के दुआ लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं, पहले जैसा था वैसा अभी भी है। हमारे किन्नरों में मतलब जजमान लोग हमको कोई गलत निगाह से नहीं देखते हैं सब। तो ये आपने देखा जो किन्नर कम्युनिटी के लोग हैं और ये मानते हैं कि पिछले 4-5 सालों में बड़ा बदलाव इस शहर में देखने को मिला और इसके साथ ही जिस तरह से वर्तमान सरकार यहाँ पर जो काम कर रही है वही काम आगे भी बरकरार रहने चाहिए। देश की भलाई और समाज की उन्नति यही ये लोग चाहते हैं। कैमरामैन अजीत के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, बड़ौदरा। और गुजरात में दूसरे चरण के मतदान के लिए उत्तर गुजरात के बनासकांठा में पूरी तैयारी हो गई है। निष्पक्ष और स्वतंत्र मतदान के लिए कई कदम उठाए गए हैं। साथ ही मतदान फीसद बढ़ाने के लिए भी नई शुरुआत की गई है। बनासकांठा के जिला कलेक्टर आनंद पटेल से बात की हमारी सहयोगी रमा त्यागी ने। पालनपुर में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं क्या कुछ तैयारियां हैं पारदर्शी चुनाव को लेकर। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि किस तरह की प्रिपरेशंस की गई हैं जिससे कि मतदान ज़्यादा बढ़े और चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी रहे। बनासकांठा जिले में 9 विधानसभा क्षेत्र है, सारी तैयारियां चुनाव तंत्र की ओर से संपूर्ण कर ली गई है। बनासकांठा जिले में 2613 जितने बूथ हैं, करीबन 20,000 से ज़्यादा हमारे पोलिंग पर्सोनल और पुलिस पर्सोनल इस संपूर्ण प्रक्रिया को पारदर्शी स्वरूप से और शांतिपूर्ण तरीके से इसको पूर्ण किया जाए, इसके लिए कार्यरत है। विशेष रूप से हम बताएं तो 63 जैसे पोलिंग बूथ ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं द्वारा संचालित रहेंगे। वहाँ का पूरा जो स्टाफ है वो महिलाएं रहेंगी और ऐसे ही 9 बूथ हैं जो दिव्यांग जन के द्वारा संचालित रहेंगे, यानी कि सारे जो हमारे प्रिसाइडिंग ऑफिसर, पोलिंग ऑफिसर वो दिव्यांग जन वहाँ पे रहेंगे। इस बार एक नया इनिशिएटिव यहाँ पर इनविटेशन कार्ड, निमंत्रण पत्र भी दिए गए। ये भी तो लोकशाही का एक सबसे बड़ा पर्व है, इसीलिए हम लोगों ने निमंत्रण घर घर जाके दिया हुआ है। जैसे शादी का इनविटेशन होता है ऐसे इनवाइट हम लोगों ने किया है। शपथ भी दिलाई गई है और स्कूली बच्चों को भी थोड़ा सा तैयार किया गया है कि वो अपने घर में जो मतदाता हैं उनको कहें कि वो जाकर मतदान के इस पर्व में हिस्सा लें। किस तरह से ये पूरी प्रक्रिया रही, इसके पीछे क्या सोच रही है? क्योंकि जो हमारे बच्चे हैं वो बच्चे कल के भविष्य हैं हमारा, वो कल के मतदाता भी है, वो भी एक तो सम्मिलित हो और साथ में बच्चे अपने माँ बाप को जागरूक कर सके, इसलिए 7.5 लाख से ज्यादा संकल्प पत्र बच्चों को दिया गया था, जो बच्चों ने घर जाके अपने माता पिता से उस संकल्प पत्र को साइन करवाया है। रजिस्ट्रेशन कराया था पोस्टल बैलेट के लिए जो दिव्यांगजन थे या जो ज्यादा उम्र के लोग थे और बूथ्स पर नहीं आ पाते थे, उनके पोस्टल बैलेट कितने हो चुके? अभी तक 1491 ऐसे जो हमारे सीनियर सिटीजन थे और जो दिव्यांगजन थे जिन्होंने ऑप्ट किया था पोस्टल बैलेट के लिए, वो पोस्टल बैलेट हम लोगों ने रिसीव किए हैं। जो हमारे पोलिंग पार्टीज हैं, जो लोग हमारे पोल प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं, उन सभी को भी हमने पोस्टल बैलेट इश्यू किया था। अभी तक ऑलमोस्ट 8,500 जितने पोस्टल बैलेट हम लोगों को अभी तक मिल चुके हैं। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो बनासकांठा के जिला कलेक्टर जिन्होंने बताया कि किस तरह से नए कदम उठाए गए हैं। लक्ष्य यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदाता यहाँ पर मतदान के लिए आएँ और लोकतंत्र के इस उत्सव में भाग लें। कैमरामैन सैंथिल और सहयोगी विनोद कुमार ओझा के साथ रमा त्यागी, डीडी न्यूज़, बनासकांठा। आज 51वां नौसेना दिवस है। हर साल आज के दिन यानी 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन ट्राइडेंट के दौरान पाकिस्तान को करारी मात दी थी। इस बार नौसेना दिवस विशाखापत्तनम में आयोजित किया जा रहा है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस कार्यक्रम में शामिल होंगी।
और नौसेना दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नौसेना का अभिनंदन करते हुए एक वीडियो साझा किया है। के बाद हमारी भारतीय नौसेना ने विभिन्न अवसरों पर अपना पराक्रम दिखाया, चाहे वो गोवा के मुक्ति संग्राम हो या 1971 का भारत पाक युद्ध। जब हम नौसेना की बात करते हैं तो सिर्फ हमें युद्ध ही नजर आता है, लेकिन भारत की नौसेना मानवता के काम में भी उतनी ही बढ़ चढ़ करके आगे आई। मैं नौसेना से जुड़े सभी लोगों का अभिनंदन करता हूं। और आज भारतीय नौसेना दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर आज दिल्ली में स्थित नेशनल वॉर मेमोरियल पर नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार, सीडीएस जनरल अनिल चौहान, आईएएफ प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी और वाइस आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल बीएस राजू ने श्रद्धांजलि अर्पित की। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार ने कहा कि नौसेना की राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि भारतीय नौसेना देश की समुद्रीय सीमाओं की सजग प्रहरी है। हम भारत के राष्ट्रीय हितों की प्रोटेक्शन, प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन के लिए हर जगह और हर समय तैयार हैं। एक युद्ध तत्पर नौसेना होने के साथ साथ नौसेना राष्ट्र निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक एस्पिरेशनल राष्ट्र के रूप में हम अच्छी तरह समझते हैं कि हमारी खुशहाली और विकास का समुद्र से गहरा संबंध है। इस संदर्भ में भारतीय नौसेना समुद्री क्षेत्र में हमारी सभी गतिविधियों के लिए पूर्ण सुरक्षा प्रदान करती है। एडमिरल आर हरिकुमार ने कहा कि नौसेना कर्मियों की कर्तव्यपरायणता से ही हमने ये मकाम हासिल किया है। भारतीय नौसेना के पुरुष और महिला कर्मी हमारे सबसे अमूल्य संपदा है। आज जो कुछ भी हमने हासिल किया है वो इनके सहयोग और हार्डवर्क के बिना संभव नहीं होगा, जिन्होंने सभी चैलेंजेस के बावजूद हमेशा रेसिलियंस और रिजॉल्व के साथ अपनी ड्यूटीज निभाई हैं। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। नहीं है डर, नहीं फिकर, मिली हमें नई डगर। फसल का करवा के बीमा, किसान की चिंता को छीना, हुआ सुरक्षित कल। सुरक्षित फसल निश्चित किसान, फसल बीमा सबका समाधान। आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और फसल नुकसान से होने वाली आर्थिक हानि से निश्चिंत हो जाएं, ताकि प्राकृतिक और स्थानीय आपदा पर भी फसल नुकसान होने पर आप उसकी सही कीमत पाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा से जुड़ने के लिए आज ही नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में जाएं, क्योंकि सुरक्षित फसल निश्चिंत किसान, फसल बीमा सबका समाधान। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। REC unleashes the potential of energy. REC funds energy. Funding that catalyzes. Funding that inspires. Funding that transforms. For sustainability and reliability. For investment and development. Adding value. Every day in every way. This is what our energy is. This is REC. हाँ, जैसे सही वजन से ग्राहक होते हैं खुश, वैसे ही सही सुरक्षा से परिवार होता है कल की चिंता से मुक्त। इसलिए मेरी मानो, आज ही जुड़िए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से, जो देती हैं 2-2 लाख रुपए का बीमा। दिखाइए समझदारी, निभाइए जिम्मेदारी। आज ही अपनी नजदीकी बैंक शाखा या डाकघर जाकर इन योजनाओं से जुड़ें।
और अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की अपने पश्चिमी सहयोगियों द्वारा रूसी तेल की कीमत पर लगाए गए प्राइस कैप से असहमत हैं। यूक्रेन के समर्थन वाले 7 पश्चिमी देश और ऑस्ट्रेलिया ने रूसी तेल पर $60 प्रति बैरल का प्राइस कैप लगाने का फैसला किया है। इस प्राइस कैपिंग की आलोचना करते हुए जेलेंस्की ने कहा कि ये कमजोर, गैर गंभीर फैसला है जो कि रूसी अर्थव्यवस्था को कमजोर करने के लिए पर्याप्त नहीं है। प्राइस कैपिंग का मकसद वैश्विक कीमतों में वृद्धि को रोकते हुए रूस की तेल बेचने से मिलने वाली आय को कम करना है। और अब बात फुटबॉल की। फीफा वर्ल्ड कप में प्री क्वार्टर फाइनल के मुकाबले में कल नीदरलैंड ने अमेरिका को 3-1 से हरा दिया। इस जीत के साथ नीदरलैंड ने क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह सुनिश्चित कर ली है। नीदरलैंड के लिए मेम्फिस डिपॉय ने 10वें, डेली ब्लॉइंड ने 46वें और डेंजेल डमफ्रीज ने 81वें मिनट में स्कोर किया। जीत के हीरो डेंजेल डमफ्रीज रहे। उन्होंने मैच में 1 गोल और 2 असिस्ट किए। अमेरिका के लिए मैच का इकलौता गोल 76वें मिनट में हाजी राइट ने किया। इस जीत के बाद अब क्वार्टर फाइनल में नीदरलैंड का सामना अर्जेंटीना से होगा। यह मुकाबला 10 दिसंबर को खेला जाएगा। वहीं दूसरे मुकाबले में अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से हरा दिया। अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर और कप्तान लियोनेल मेसी के लिए और युवा स्टार जूलियन अल्वारेज ने गोल किया। मेसी ने मैच का पहला गोल 35वें मिनट में किया। फिर जूलियन अल्वारेज ने मैच के 57 मिनट में गोल दागा। मैच के दूसरे हाफ में ऑस्ट्रेलिया की किस्मत खुलती हुई नजर आई जब 77वें मिनट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी क्रेग गुडविन ने शॉट मारा तो गेंद अर्जेंटीना के एंजो फर्नांडीज से टकरा गई और गोल पोस्ट में चली गई। इस तरह फर्नांडीज ने आत्मघाती गोल कर दिया। इसके बाद इंजरी टाइम के अंत में ऑस्ट्रेलिया को एक और मौका मिला, लेकिन अर्जेंटीना के गोलकीपर एमी मार्टिनेज ने उसे रोक दिया और टीम को जीत दिला दी। अब अर्जेंटीना का सामना क्वार्टर फाइनल मुकाबले में नीदरलैंड से 10 दिसंबर को होगा। आज के मैचों की बात की जाए तो फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज फ्रांस का सामना पोलैंड से होगा। यह मुकाबला भारतीय समय के मुताबिक रात 8:30 बजे होगा। वहीं दूसरा मुकाबला इंग्लैंड और सेनेगल के बीच होगा। यह मुकाबला देर रात 12:30 बजे होगा। जो टीमें जीतेंगी वो क्वार्टर फाइनल में अपने स्थान सुनिश्चित करेगी। छत्तीसगढ़ के 2 व्यक्ति हैं, ज्ञानेंद्र शुक्ला और जय वर्मा। इन दोनों ने 2018 में बीइंग छत्तीसगढ़िया नाम का एक चैनल यूट्यूब पर शुरू किया था, जो अब कामयाबी की नई उड़ान भर रहा है। इनके चैनल की जो सबसे खास बात है वो ये कि इनका गाया हुआ गीत ठेठ छत्तीसगढ़िया अंदाज में होता है। रायपुर जिले का तुलसी गांव, धूल भरी सड़क, घास से लदी बैलगाड़ी, गुलाबी टी शर्ट और काली टोपी में कैमरे के आगे रैप गाता हुआ युवक। ये किसी फिल्म इंडस्ट्री का कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि बीइंग छत्तीसगढ़िया नाम के यूट्यूब चैनल के लिए फिल्मी वीडियो की शूटिंग का सीन है। चैनल पर खालिस छत्तीसगढ़िया अंदाज में पोस्ट किए जाने वाले ये वीडियो लोगों को दीवाना बना रहे हैं। ज्ञानेंद्र शुक्ला और जय वर्मा ने यूट्यूब पर पहले से मौजूद कई वीडियो से प्रेरित होकर 2018 में इस चैनल को शुरू किया था। चैनल के लिए वीडियो बनाने में गांव के लोगों की भी बड़ी भागीदारी है। हमारे गांव की आबादी लगभग 3000 के आसपास है और हमारे यहाँ 1000 लोग हमारे यूट्यूब में सहयोग करते हैं किसी न किसी रूप में। कई लोग एक्टिंग करते हैं, कोई वीडियो बनाता है खुद, कई लोग के चैनल खुद के हैं। तो ऐसा करके 1000 के आसपास जो हमारे गाँव की आबादी है वो यूट्यूब में इन्वॉल्व है। बीइंग छत्तीसगढ़िया चैनल पर 200 से ज्यादा वीडियो हैं और करीब 1,20,000 सब्सक्राइबर हैं। अब ये चैनल ज्ञानेंद्र और जय के लिए इतना जरूरी हो गया है कि इसे मैनेज करने के लिए दोनों ने अपनी अपनी नौकरी छोड़ दी। दोनों हर महीने 2 से 3 वीडियो बनाते हैं, जिनमें कॉमेडी से लेकर एक्शन, ड्रामा और शैक्षणिक से लेकर म्यूजिकल वीडियो तक शामिल है। चैनल की बदौलत ये लोग हर महीने करीब 40,000 रुपए कमा रहे हैं, जबकि इनकी पहले की नौकरियों में इन्हें हर महीने 15,000 रुपए ही मिल पाते थे। हम लोग को जो करना है अपने वो चीज़ भी कर रहे हैं, मन संतुष्टि भी हो रहा है और हम लोग को अर्निंग भी होता है इससे यूट्यूब से, तो हम लोग उसमें अपना जो चला सके ऐसा भी कमा लेते हैं। आगे का यही सर कि आगे मतलब मेरे को एक्ट्रेस बनना ही है। अब अपनी कोशिश जारी रखनी है ऐसा।
तो यहीं बनना है या नहीं, आगे जाना है, बॉम्बे यहाँ। जाना है? बीइंग छत्तीसगढ़िया के अधिकांश वीडियो को 20,000 से 40,000 बार देखा गया है। कुछ को तो 1 लाख से भी अधिक बार देखा जा चुका है। चैनल से जुड़े लोग चाहते हैं कि उनकी अब एक ग्लोबल पहचान हो। अरे भाई को अपन बचपन से चूजे की तरह पाला है, इस कारण भाई को डिक्की में सेफ रखने। मेन इच्छा ये है कि वो जो प्रोडक्शन हाउस बने तो हम उसमें मूवीज, वेब सीरीज, ये हमारी इच्छा है कि यहाँ पे जाएं और पूरी दुनिया हमको जाने, मतलब सिर्फ इंडिया बस नहीं, हम अक्रॉस द वर्ल्ड जाना चाहते हैं। बीइंग छत्तीसगढ़िया सिर्फ मनोरंजन और एंटरटेनमेंट का जरिया नहीं है, बल्कि अपने सपनों को पंख देने का एक बेहतरीन जरिया है। साथ ही ग्रामीण भारत के टैलेंट और उसकी क्षमता को भी दर्शाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बढ़ेंगे आगे, बात ओडिशा की। ओडिशा में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ओडिशा सरकार हर साल कोणार्क महोत्सव बहुत ही भव्य तरीके से आयोजित करती है। कोणार्क मंदिर परिसर में 1 से 5 दिसंबर तक चलने वाले इस फेस्टिवल में कला और संस्कृति प्रेमियों के लिए कई कार्यक्रम होते हैं। इस बार कोणार्क महोत्सव में पहली बार सैंड आर्ट फेस्टिवल भी इसका हिस्सा है। सर्दी का मौसम आते ही ओडिशा का पूरा माहौल एक नई ऊर्जा और उत्साह से भर जाता है। साल भर तक देश और दुनिया के लोग, खासतौर पर कलाकार, दिसंबर के महीने का इंतजार करते हैं। यहाँ पुरी में होने वाले कोणार्क फेस्टिवल में हर साल 1 से 5 दिसंबर तक सिर्फ नृत्य और संगीत की खनक सुनाई देती है। 5 दिन तक यहाँ दुनिया भर के कलाकार अपनी नृत्य कला का प्रदर्शन करते हैं। फेस्टिवल के पहले दिन मलेशिया और दिल्ली के कलाकारों ने अपनी परफॉर्मेंस दी, जो रामायण का हिस्सा थी। मलेशिया से आए कलाकारों ने राम, सीता और रावण की भूमिका को एक अलग ही अंदाज में पेश किया। The Indian culture is very well kept there as well. We go to temples, we know our epics, we know our myths. So in that sense, the Ramayana is not something new to us. But what is new is the fact that Guru Gajendra Panda got us to the villages in Anjira to see the folk Ramanatakam and Ram Leela. And that was new. So to get the folk elements of the Ram Leela into Jayaram was something very new, and we are indeed blessed to be performing Jayaram here in Konark. Every Odissi dancer's dream to perform in Konark Festival. And being the 3rd time performing here in Konark Festival, it was such a privilege and blessing. I played the role of Ravana in this production called Jayaram. It was quite difficult because, as everyone know, every Hindu, every people know that Ravana is a demon king. It was difficult for me to relate to him, but I treat him as a normal human being, but with very high ego and arrogance. So I was able to relate to him, and performing in Konark has always been a dream for every Odissi dancer within India, outside of India, and that too in Orissa, the birthplace of Odissi. It's an amazing feeling having the Sun Temple behind us while dancing. पर्यटकों को कोई परेशानी ना हो, इसलिए यहाँ का पर्यटन विकास निगम कई तरह के खास इंतजाम करता है। It is a visitor's delight. The area was packed with people. The people enjoyed the dance, and even we would like to invite people from across the world to come within these 5 days, visit this particular place, enjoy the dance here right in front of Konark. This is a fabulous program, and I am so happy about it. I am happy that the organization which I represent is supporting this in a big way. पहली बार इस उत्सव में नृत्य संगीत के अलावा सैंड आर्ट फेस्टिवल का भी आयोजन किया गया है। इसके लिए मशहूर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। बंगाल की खाड़ी के चंद्रभागा तट पर उन्होंने पहले ही दिन भारत के G20 प्रेसिडेंसी की खुशी रेत पर उकेर दी। हम लोग यहाँ पर सैंड स्कल्पचर के थ्रू जो G20 का जो लोगो है उसको रिक्रिएट किए हैं। अराउंड 20 टन्स ऑफ सैंड लगा है इसको क्रिएट करने के लिए। मैं और मेरे साथ जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों ने हेल्प किया है इसको क्रिएट करने के लिए। और ये इंटरनेशनल कोणार्क सैंड आर्ट फेस्टिवल में ये हो रहा है।
जहाँ पर कि देश विदेश से काफ़ी लोग आते हैं। 5 डेज में मोर देन 5 लाख लोग यहाँ पर विजिट के लिए आते हैं। गुजरात, तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र समेत तमाम राज्यों के अलावा रूस, स्पेन, कनाडा, सिंगापुर, जापान जैसे 5 अलग अलग देशों से यहाँ सैंड आर्टिस्ट आए हैं जो पूरे फेस्टिवल के दौरान अलग अलग स्कल्पचर बना रहे हैं। पुरी का ये समुद्र तट इस समय अद्भुत कलाकृतियों से भरा हुआ है। बाहर से जो भी लोग इस समय पुरी या उड़ीसा घूमने आए हैं वो कोणार्क फेस्टिवल की छटा देखकर दंग हैं। हमारी कंट्री में एक ऐसा फेस्टिवल ऑर्गेनाइज होता है जो सभी ग्लोब को जोड़ता है, नंबर 1। नंबर 2, जो कोणार्क पुरी जैसी सिटी में मैंने देखा कि ऑडियंस के अंदर बहुत ज़्यादा एंथुजियाज्म है उसको देखने का भी और उस चीज़ को एंजॉय करने का भी। ऑल्दो मुझे मालूम नहीं था कि ये फेस्टिवल 1 से 5 दिसंबर पुरी में ऑर्गेनाइज होता है। आई हैड इम्प्रेशन की सम अदर डेट्स। मैं तो यहाँ जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए आई थी, बट जब मुझे पता लगा कि ये फेस्टिवल है तो मैंने अपने विजिट को 1 डे और प्रोलॉन्ग किया। कोणार्क का सूर्य मंदिर भारतीय शिल्प के इतिहास की बेजोड़ दास्तान है। ये फेस्टिवल इसी विरासत को सहेजने का सबसे बेहतर जरिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो इसके साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।